स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फास्ट प्लस विद रूप पर। मैं आपका बायो टीचर लेके आया हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी का एक नया टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, तो आज हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लास 7th से लेके पढ़ते आ रहे हैं हम ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाता बल्कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड रखता है। ऑटोट्रॉफिस जो अपना फूड बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिस में वो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो वही ग़िज़ा लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं जो ऑटोट्रॉफिस बनाते हैं। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर द कंज्यूमर्स। और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सर्टेन रॉ मटेरियल्स। अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसके टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 इसमें आता है सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आता है होलोज़ाइक न्यूट्रिशन। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में चाहे ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है या होलोज़ाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स यहां उनके प्लांट पार्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पे यूटिलाइज करता है, उन्हीं से एनर्जी डिराइव करता है। सिंपल टर्म्स में कहेंगे कि ये अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना पाते बल्कि किसी और पे डिपेंड रखते हैं। बात करते हैं हम सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। क्या होती है ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जैसे कि हम जानते हैं जो वर्ड सैप्रो, सैप से निकला है। सैप का मतलब होता है रॉटन, कोई खराब हुई चीज, डैमेज्ड, डिकेइंग मैटर। यानी कि सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है फूड या एनर्जी फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या होती है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन? in which an organism derives its food, या हम एनर्जी बोल सकते हैं, फ्रॉम डेड और decaying मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर सड़ा हुआ होता है, उसी ऑर्गेनिक मैटर से ये ऑर्गेनिज्म खुद के लिए एनर्जी डिराइव करते हैं। सर फिर क्या डिफरेंस रही डेट्रिवोरस ऑर्गेनिज्म और सैप्रोट्रॉफिक सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म्स में?
ऐसी कौन सी डिफरेंस है? फिर डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? यहां पे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ये कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं उस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, उसको तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह की डाइजेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म करता है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यानी कि वो डाइजेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड को तोड़ता है, नॉट इनसाइड इट्स बॉडी बल्कि आउटसाइड इट्स बॉडी, अपनी बॉडी, अपनी शरीर से बाहर ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है बाय रिलीजिंग सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उन एंजाइम्स की वजह से ही उस ग़िज़ा को तोड़ता है, फिर उस ग़िज़ा से डिराइव करता है एनर्जी बाय जनरल बॉडी सरफेस। लेकिन अगर हम डेट्रिवोरस की बात करेंगे, उसमें होती है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है फूड को, फिर अंदर ही उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उससे डिराइव करता है एनर्जी। दिस इज द ओनली पॉइंट जो डिफर करता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डेट्रिवोरस न्यूट्रिशन। सो अगर हम देखेंगे कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से आते हैं, ज्यादातर इसमें आते हैं फंजाई। दूसरी है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप कि पहला वाला आपको समझ में आ गया है, यानी कि वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है फूड या अपनी एनर्जी फ्रॉम डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। कैसे करता है मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, उसके बाद थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन वो एनर्जी हासिल करता है। नाउ द सेकंड केस इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अभी पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका एक रिश्ता होता है, यानी कि इस रिश्ते में एक का बेनिफिट हो जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका बेनिफिट होता है, हम उसे पैरासाइट कहते हैं, हम उसे पैरासाइट बोलते हैं। ये पैरासाइट क्या काम करता है? ये पैरासाइट रेडीमेड ग्लूकोज, रेडीमेड फूड डिराइव करता है, इसे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। बनाया हुआ ग़िज़ा जो होती है, जो एक ऑर्गेनिज्म ने बनाई होती है, उसी को डिराइव करता है, उससे लेता है, उसी से डिराइव करता है, उस पे पलता है, एक कहीं ना कहीं उस पे बोझ होता है ये, तो इसे पैरासाइट कहते हैं। इसका तो बेनिफिट मिला क्योंकि इसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसे बस उस ग़िज़ा को कंज्यूम करना पड़ा जो ऑलरेडी बनाया हुआ था। अब जिस ऑर्गेनिज्म ने वो ग़िज़ा बनाई थी, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। सो इस वाली फूड रिलेशन में दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट। एक को बेनिफिट हो जाता है, द पैरासाइट गेट्स बेनिफिटेड, और जो होस्ट होता है इट्स हार्मड, इसको नुकसान होता है। सो मैं क्या लिखूंगा? द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट वेरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its ready-made food from other organism. The organism that derives its ready-made food उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, एंड जिसपे from which it derives उसको हम बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। क्या लिखूंगा मैं? I'll try to define it. कौन सी न्यूट्रिशन होती है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन is that type of nutrition in which an organism derives its food or energy हम बोलेंगे रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड
फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म जिसने डिराइव की, द ऑर्गेनिज्म that derives its food energy, इस वाली रिलेशन में उसको हम बोलते हैं इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट का हमेशा फायदा मिलता है क्योंकि ये डिराइव करता है फूड, एंड जिस पे करता है, एंड ऑन होम इट डिराइव्स और इट गेट्स, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ये होस्ट हमेशा नुकसान में रहता है और पैरासाइट हमेशा नफा में रहता है। तो ये भी है एक टाइप की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नाउ द थर्ड वन इज होलोजाइक। क्या होती है ये होलोजाइक न्यूट्रिशन? होलोजाइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड और फूड पीसेस पे डिपेंड करता है, यानी कि उनको यूटिलाइज करता है। होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजाइक न्यूट्रिशन क्या होती है? Holozoic nutrition is that nutrition in which an organism derives its energy from, हम यहाँ लिखेंगे by consuming solid food particles। यानी एक ऑर्गेनिज्म एक सॉलिड फूड लेता है, उसी से एनर्जी डिराइव करता है ना सर। सॉलिड फूड लेता है, कहीं ना कहीं इस सॉलिड फूड को तोड़ना भी होगा, कहीं ना कहीं उस सॉलिड फूड को फिर ब्लड में मिक्स भी करना होगा, डिफ्यूज करना होगा ब्लड में, कहीं ना कहीं उस सॉलिड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उन्हें हर सेल तक पहुंचाना होगा। जी हाँ, ऐसा होता है। इसीलिए तो इस न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स है। ये न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होती है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? ये न्यूट्रिशन होती है 5 स्टेप्स में। वो 5 के 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कहलाता है इंजेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है डाइजेशन, तीसरा स्टेप कहलाता है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप कहलाता है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ स्टेप कहलाता है इजेशन और एक्सक्रीशन। आसान भाषा में समझाएंगे। इंजेशन का मतलब क्या होता है? ये वो प्रोसेस है, इट्स सिंपली द इनटेक ऑफ फूड, ग़िज़ा लेना। जैसे हम ह्यूमन्स हाथ से ग़िज़ा लेते उठाते हैं और अपने मुंह में लेते हैं। सो इंजेशन इज सिंपली द इनटेक ऑफ फूड। इट्स सिंपली टेकिंग और इनटेक ऑफ फूड। अब लेते कैसे हैं? कुछ ऑर्गन्स होते हैं इसके लिए, जैसे अलग ऑर्गन्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इसके लिए, जो स्पेशलाइज्ड इस चीज के लिए होते हैं। हमारे पास हाथ है, हैंड्स है, हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स अप टू द माउथ। इसको हम बोलते हैं इंजेशन। अब जो ही हमने ये ग़िज़ा लिया, फूड लिया, अब ये ग़िज़ा डायरेक्टली हमारे ब्लड में तो नहीं जाएगा, पहले इसको तोड़ना है। उस तोड़ने को सिंपली जब हम इन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को, जो हमने सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड लिया, इसको तोड़ना होता है इनटू सिंपलर वर्ड्स।
बस इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। सो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज सिंपली द ब्रेक डाउन ऑफ complex food molecules. Complex food molecules into simpler ones. अब हम ये कैसे करते हैं? हमारे शरीर में इस चीज के लिए हम फिजिकल डाइजेशन भी करते हैं, केमिकल डाइजेशन भी होती है, स्टार्ट होती है दोनों के दोनों माउथ में। दांतों से जब हम इस ग़िज़ा को तोड़ते हैं इनटू सिंपलर वंस, तो तब कहलाती है ये प्रोसेस फिजिकल डाइजेशन। और फिर कुछ एंजाइम्स की वजह से, गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से हमसे मज़े तोड़ते हैं, तो उसमें केमिकल इफेक्ट आ जाता है, उसे हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। सो डाइजेशन का मतलब इतना ही होता है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ते हो छोटे-छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में, छोटे-छोटे सिंपलर वंस में, तो उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। जब डाइजेशन हमने किया उसके बाद हम क्या करते हैं? डाइजेशन के बाद हम करते हैं ये जो फिर छोटे-छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ये सॉल्युबल होते हैं। इन सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को हम खून में मिक्स करते हैं, ये खून तक पहुंचाते हैं, यानी कि खून अब इसे जो ब्लड होता है ये इनटू द ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो एब्जॉर्बल, और हम कहेंगे जो ये बने थे ये वाले फूड कॉम्प्लेक्स जिनको हमने तोड़ा था, ये अब बन गए सॉल्युबल। जब ये सॉल्युबल बन गए तो ये कहाँ गए? इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। सिंपली इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्यों ब्लड स्ट्रीम में क्यों चली जाएगी? कि ताकि ब्लड इसको हर एक सेल तक पहुंचाए। आपको तो पता है कि ब्लड को हम बोलते हैं कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है। अब ये यहां से लेके इनको ट्रांसपोर्ट करेगा हर सेल तक। हर सेल तक क्यों? क्योंकि उसके बाद इनकी एसिमिलेशन होती है। जब ये न्यूट्रिएंट्स जो इस ग़िज़ा में मिले, जो सॉल्युबल फॉर्म में थे, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, जब वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे, ब्लड स्ट्रीम इनको हर सेल तक पहुंचाएगी, इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जब ये पहुंचे हर सेल तक, फिर उनकी यूटिलाइजेशन होती है, एफिशिएंट यूज करना पड़ता है इनका, फिर ये एफिशिएंटली यूज होंगे, इनकी यूटिलाइजेशन होगी। जब इनकी यूटिलाइजेशन होगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी कि इस ग़िज़ा से अब हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए, एनर्जी या बाकी चीज़ों के लिए हमें लगता है, जैसे प्रोटीन्स बनाने थे, जैसे हमारी बॉडी को बिल्ड करना था, जैसे रिपेयर करना था हमारी बॉडी को, तो उस चीज़ के लिए जब ये एफिशिएंटली यूज होते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो बचा कुचा रहा, जो वेस्ट बना, अब जब पूरी एनर्जी मिली, जो यूजफुल चीजें थी वो हमें मिली, अब बॉडी में कहीं ना कहीं वो अनडाइजेस्टेबल मैटर रहता है जिसे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। अब वो हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट होता है, तो उसे निकालना बेहद जरूरी होता है, एंड वो हो जाता है इजेशन के जरिए। सो ये क्या होता है? जस्ट द एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट और अनडाइजेस्टेबल मैटर, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेबल मैटर, ये हमें बॉडी से थ्रो करना पड़ता है। सो हमने क्या सीखा? हॉलोजाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये सीखा, एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पे, सॉलिड फूड को कंज्यूम करता है। सर अब ये कंज्यूम करता है तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे। जी हाँ, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, फूड इनटेक करता है ग़िज़ा को, उसके बाद डाइजेशन करता है। डाइजेशन में वो ग़िज़ा को तोड़ता है इनटू सिंपलर वंस में, सिंपली ब्रेक करता है इस फूड को इनटू सिंपलर वंस में, इसको डाइजेशन बोलते हैं। द थर्ड जो हम करते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है? जो सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स बने उनको हम ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, ब्लड स्ट्रीम इनको हर सेल तक पहुंचाती है, एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है। नाउ द फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हुआ? जो सारे न्यूट्रिएंट्स, जो सारे फूड में जितने कंपोनेंट्स थे वो हर सेल तक पहुंचे, अब उनका यूटिलाइजेशन करना था ताकि हमें हमारी बॉडी को वो सब मिले जिसके लिए हमने न्यूट्रिशन की थी, तो ये कहलाता है एसिमिलेशन। नाउ द फिफ्थ स्टेप वाज, अब जो अनडाइजेस्टेबल मैटर बॉडी में रहा उसको बाहर निकालना, we call that digestion. So ये 5 स्टेप्स होते हैं हॉलोजाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब सर हॉलोजाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? ये फ्रॉम सिंगल सेल से लेके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी,
जैसे हम ह्यूमंस हम करते हैं, यानी कि अमूबा से लेके एक ह्यूमन तक, ह्यूमन बींग्स भी ये डाइजेशन, ये न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस डाइजेशन सिस्टम। चलिए ह्यूमन बींग्स भी करते हैं हॉलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम हॉलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं तो जाहिर सी बात है हम में भी यही 5 स्टेप्स होते हैं। हमारी ये जो न्यूट्रिशन है इसमें भी यही 5 स्टेप्स होते हैं। सो इस चीज के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जो ये करता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस? इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है एक लॉन्ग ट्यूब, एक कैनाल सिस्टम जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है अप टू द एनस, अप टू द एनस, और इसमें कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी आते हैं। हम डायरेक्टली बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? ये वो सिस्टम होता है जो हमारे फूड को क्या करता है, राइट फ्रॉम इंजेक्शन से लेके अप टू द एक्सक्रीशन तक हेल्प करता है। सो डाइजेशन में आता है, स्टार्ट करते हैं हम, इसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें आते हैं इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डालते हैं, एक्सटीरियर ही होते हैं वो। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम माउथ से, माउथ के बाद आती है ओरल और बंगल कैविटी, फिर आता है फेरेंक्स, फिर आता है ईसोफेगस, फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टोमक बोलते हैं, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो एक एक करके हमें ये पढ़ना है। जो ही हमने इंजेक्शन किया, हमने फूड लिया, अब उसके बाद पहला काम होता है, हमने इस ग़िज़ा को माउथ में डाला, अब उसके बाद माउथ अपने रोल में आता है। पहले डिफाइन करेंगे माउथ है क्या। माउथ क्या होता है? ये एक स्लिट होता है, एक एपर्चर होता है, ट्रांसवर्स स्लिट। माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, it's a transverse slit or an aperture, likely an opening होता है, bounded by movable lips। लिप्स के सहारे ये बाउंड किया होता है। किसमें मदद करता है? It holds food, it holds food and aids in speech or phonation, बात करने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, माउथ के बाद आता है बकल कैविटी, बकल कैविटी। ये बकल कैविटी एक वर्ड से निकला है जिसे कहते हैं बक्का, मीन्स चीक्स।
बकल कैविटी क्या है? ये एक ऐसी कैविटी है जिसके रूफ में ऊपर साइड में इसका होता है हार्ड पैलेट। फ्लोर में इसके क्या होते हैं? फ्लोर में इसका होता है थ्रोट, मतलब गॉर्डेड बाय। सपोर्ट कौन करता है इसको? नीचे से थ्रोट सपोर्ट करता है, ऊपर से हार्ड पैलेट करता है, और साइड से इसको सपोर्ट करता है चीक्स, यानी जॉ जॉ बोन्स सपोर्ट करते हैं, इसको बकल कैविटी कहते हैं। इस बकल कैविटी में क्या क्या आते हैं? बकल कैविटी में आता है टीथ आते हैं, इसमें आती है टंग, टंग आता है, और टंग के नीचे से आते हैं कुछ ग्लैंड जिसको सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो ये टीथ क्या होता है? ये टीथ जो है इट्स अ हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। ये जो टीथ होते हैं ये डेंटाइन, ये केमिकल से बने होते हैं। अगर हम देखेंगे इस टीथ का एक्सपोज्ड पार्ट जिसे हम इनेमल कहते हैं, दैट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन आवर बॉडी मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो टीथ होते हैं these are hard structures डेंटाइन सबस्टेंस के बने होते हैं, और इनका जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल, उसे इनेमल कहते हैं। और हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस यही इनेमल होता है। ये जो दांत होते हैं ये एक सॉकेट्स में बंद होते हैं जिसको हम थीकोडॉन्ट बोलते हैं। These are embedded in socket like structures. उनको हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट। अब ह्यूमन में अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारे जो ये दांत होते हैं इनके टाइप्स होते हैं, ये अलग अलग किस्म के होते हैं, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं वी ह्यूमंस हैव हेटेरोडॉन्ट मीन्स अलग अलग किस्म के दांत होते हैं। सो यूजुअली हमारे पास 4 किस्म के दांत होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइनस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 4 किस्म के दांत होते हैं। सो हमारे बकल कैविटी में 4 किस्म के दांत होते हैं। इंसिसर्स मैं समझाऊंगा बाद में वो कौन से, कहां से, कैसे, किस किस्म के होते हैं, शेप क्या है इनकी समझाऊंगा। दूसरे होते हैं कैनाइनस जो थोड़े चीजल शेप्ड के होते हैं, डैगर शेप्ड। और तीसरे होते हैं प्रीमोलर्स, मोलर्स से पहले जो दांत आते हैं मोलर्स कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं, एंड उसके बाद मोलर्स आ जाते हैं। सो 4 किस्म के दांत को बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। एक और टर्म आती है दांत के रिलेटेड, दैट इज डाइफायोडॉन्ट। ये डाइफायोडॉन्ट क्या होता है? डाइफायोडॉन्ट का मतलब होता है कि वी ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। एक तो होते हैं वो दांत जो बच्चों में आते हैं और वो उनका नेचर होता है दे आर शेडिंग, वो गिरते हैं, या दूसरा नाम उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, या बोलते हैं डिसिडुअस टीथ। और ये होते हैं 20 इन नंबर, ये खाली 20 होते हैं। ये कुछ स्टेज तक रहते हैं, फिर शेड करते हैं, गिर जाते हैं, फिर इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ। दूसरा सेट ऑफ टीथ जो होता है दैट इज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ होते हैं 32,
ये कुल मिला के 32 इन नंबर होते हैं। सो एक सेट ऑफ टीथ होता है परमानेंट टीथ और एक सेट होता है मेलिक टीथ। इन्हीं दो सेट्स ऑफ टीथ को बोलते हैं डाइफायोडोंट। इट्स कॉल्ड अ डाइफायोडोंट। अब अगर हम देखेंगे कि डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला है इट्स हाफ ऑफ अपर जॉ हाफ ऑफ लोअर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ। कितने टीथ आते हैं? हाफ ऑफ अपर जॉ के हाफ में किस किस्म का टीथ कितने नंबर में होते हैं? हाफ ऑफ लोअर जॉ में कौन से किस्म के टीथ कितने नंबर के होते हैं? फार्मूला है इनकी आई मीन्स इंसिसर्स होते हैं 2, कैनिन्स होता है 1, प्रीमोलर्स होता है 2 और मोलर्स होते हैं 3। इसी तरह नीचे भी ऐसे ही लिख सकते हो आप, इंसिसर्स होते हैं 2, कैनाइनस होता है 1, प्रीमोलर्स होते हैं 2 और मोलर्स होते हैं 3 एंड इनटू 2, क्योंकि हाफ जा है, हाफ और हाफ मिला के हमें इनटू 2 देना है। ऊपर से कितने आए? 3 और 3 + 2 होते हैं 5, 1 6 और 2 होते हैं 8। नीचे भी आएंगे 8 होते हैं, 8 × 2 = 16, यानी कि ऊपर वाली जाम में 16 आएंगे, नीचे वाली जाम में भी 16 आएंगे एंड 16 + 16 = 32। तो देयर आर 32 टीथ। और इसकी फार्मूला क्या है? डेंटल फार्मूला क्या है? डेंटल फार्मूला, सो द डेंटल फार्मूला इज हाफ ऑफ अपर जॉ एंड हाफ ऑफ लोअर जॉ। इंसिसर्स 2 होते हैं, कैनाइनस 1 होता है, प्रीमोलर्स 2 होते हैं, मोलर्स 3 होते हैं। इसी तरह नीचे भी, निचली जाम में भी इंसिसर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स 3 होते हैं। तो अपर जाम में ये 8 आते हैं और नीचे वाली हाफ जा में ये 8 आते हैं, यानी कि अपर फुल जा में आते हैं ये 8, ये 16 और निचले वाली जा में आते हैं 16 और दोनों मिला के बनते हैं 32। सो अब अगर हम इनकी शेप देखेंगे कैसी होती है, जो इंसिसर्स होते हैं, ये 4 वाले पहले दांत होते हैं, 1 2 3 एंड 4, नीचे भी 4 ऊपर भी 4। सो इनको हम बोलते हैं, ये ऐसे कुछ इस तरह के होते हैं जो आपको टीयरिंग पर्पस के लिए, जिससे आप कोई चीज टीयर करते हो, काटते हो, यही 4 दांत नीचे भी इस किस्म के होते हैं, इस तरह के, ये बनते हैं इंसाइसर्स। कैनाइन टीथ होता है कुछ इस तरह का, डैगर और चीजल शेपर। नीचे भी आप देखोगे, यानी कि हाफ साइड में एक, दूसरे हाफ साइड में एक, यानी कि ऊपर जा में ये 2 मिलेंगे। तो नीचे भी ये कितने होंगे? नीचे भी ये 2 होंगे। तो ये होते हैं डैगर और चीजल शेपर। प्रीमोलर्स होते हैं, ये ग्राइडिंग नेचर के होते हैं, चबाने के दांत। ऊपर 2 होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, यानी कि इस साइड में 2, इस साइड में 2, ये भी 4 होते हैं, नीचे भी 2 4। और वो वाले होते हैं जो इसके बाद आते हैं, वो लास्ट के 3, नीचे भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी कि वो कुल मिला के कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो कुल मिला के बनते हैं ये 32। अब इन दांतों से हम क्या करते हैं? जो फूड हम लेते हैं, जिसे हमने इंजेस्ट किया था, उस फूड को ये तोड़ते हैं, उस फूड को ये दांत तोड़ते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंजेक्शन में सिंपली हमने फूड इनटेक किया, उसके बाद इन्हीं दांतों की वजह से हम पढ़ेंगे हमने की डाइजेशन। नाउ डाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज डाइजेशन? दिस इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of food, the process
process of breakdown of complex food molecules. Food molecules into simpler ones is called डाइजेशन. इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं. सो हम कह सकते हैं कि डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट होती है, बी दैट फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन. सर ये वाली डाइजेशन क्या कहलाएगी जो हुई विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ? इट्स कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन. डाइजेशन जो किस चीज की वजह से हुई? जो हमारे टीथ की वजह से हुई, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन. फिजिकल डाइजेशन. सर क्या केमिकल डाइजेशन भी हमारे मुंह से ही स्टार्ट होती है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस. केमिकल डाइजेशन भी हमारे बकल कैविटी यानी कि मुंह से ही स्टार्ट होती है. वो कैसे सर? क्योंकि आपने देखा होगा हमारी टंग के नीचे से वाटरी सिक्रीशन हमें मिलती है. वो वाटरी जो सिक्रीशन होती है उसको सलाइवा बोलते हैं. ये सलाइवा निकलता है एक ग्लैंड से जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड. सल्वरी ग्लैंड. अब ये सल्वरी ग्लैंड जो होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं. तीनों सिक्रीशन हमारे ही मुंह में रिलीज होती है. कौन कौन से सल्वरी ग्लैंड से? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सल्वरी ग्लैंड्स. एक को हम बोलते हैं पैरोटिड सल्वरी ग्लैंड्स, दूसरे को हम बोलते हैं सबमैक्सिलरी, तीसरे को हम बोलते हैं सबलिंगुअल. ज्यादातर जिसका आपको पता है दैट इज सबलिंगुअल, जो जुबान की नीचे से होता है. दैट इज बिलो टंग. सबमैक्सिलरी होता है जो जॉ बोन्स के साइड से अपनी सिक्रीशन डालता है. जॉ बोन्स, मैक्सिला, दैट्स जॉ बोन. या साइड्स ऑफ चीक भी बोल सकते हैं, साइड्स ऑफ जॉ बोन भी बोल सकते हैं. यहाँ भी एक सल्वरी ग्लैंड होता है प्रेजेंट. पहला होता है जो पैरोटिड बिलो ईयर्स, कानों के थोड़ा नीचे से होता है बेस, बिलो ईयर्स. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सल्वरी ग्लैंड्स. ये सल्वरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं सर? ये रिलीज करते हैं सलाइवा. सर ये सलाइवा क्या है? सलाइवा इज सिंपली इट्स वाटरी सिक्रीशन. ये एक वाटरी सिक्रीशन होता है जो सल्वरी ग्लैंड से निकला. इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है वाटर, इसमें पाया जाता है म्यूसिन, इसमें पाया जाता है साल्ट, इसमें पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है, इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल. और इसमें पाया जाता है एक एंजाइम भी जिसको हम बोलते हैं सल्वरी एमाइलेज. दूसरा नाम होता है इसका टाइलिन, PTYLAIN. सो सलाइवा क्या काम करता है? सलाइवा में होता है ये एक वाटरी सिक्रेशन होती है जो सल्वरी ग्लैंड से निकलती है. सल्वरी ग्लैंड्स के 3 टाइप्स मैंने पढ़ा दिए, कौन कहाँ पे होता है मैंने बता दिया. अब इस सलाइवा में होता है वाटर, म्यूसिन होता है, साल्ट होता है, लाइसोजाइम होता है. ये लाइसोजाइम क्या है? दिस इज एंटी माइक्रोबियल. यानी जब आप ग़िज़ा लेते हो आपकी ग़िज़ा के साथ चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया भी आ जाए. उस बैक्टीरिया को ये क्या करता है? किल करता है. इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरियाज. तो ये काम होता है इस लाइसोजाइम का. नाउ जो मेन जिस चीज के लिए मैंने ये पढ़ाया सल्वरी ग्लैंड, दैट इज सल्वरी एमाइलेज. ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. और इस चीज की वजह से क्या होता है? इस चीज की वजह से जो हमने स्टार्च ली थी, जो ग़िज़ा हमने ली थी, जो फूड हमने खाया था, चबाया था, उस स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोस में. माल्टोस में या आइसोमाल्टोस में.
आइसोमाल्टोस में। हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन और वी कैन से इट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज चेन्स। क्योंकि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है जो बहुत सारी ग्लूकोज चेन्स का बना होगा। जो ग़िज़ा हम लेते हैं वो ग्लूकोज नहीं होता है, वो डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता है, वो होता है स्टार्च। उस स्टार्च को हमें बहुत तोड़ना पड़ता है, मानो वो एक बीड्स ऑफ नेकलेस होता है। हमें हर एक बीड को अलग अलग करना पड़ता है ताकि वो इस ब्लड में जा पहुंचे, फिर वो ब्लड उसको एब्जॉर्बल फॉर्म में हर किसी सेल तक पहुंचाए। अब ये आसान तो नहीं है कि हमने स्टार्च खाई और वो डायरेक्टली उसने एनर्जी दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले हमें उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है, उन बॉन्ड्स को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पड़ता है, स्टार्च को तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे बॉन्ड्स में, छोटे छोटे ग्लूकोज चेन्स में। लास्ट में मानो सैकेराइड ग्लूकोज बनता है। सो इस स्टार्च को जो कॉम्प्लेक्स फूड चेन, जो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज चेन होती है, इसको हम तोड़ते हैं माल्टोस में या आइसोमाल्टोस में विद द हेल्प ऑफ salivary amylase, that very salivary amylase which is present in saliva। एंड जब फूड पे ये सलाइवा गिरता है, इसके एक्शन से जो डाइजेशन हुई, उस डाइजेशन को बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। सो द केमिकल डाइजेशन, क्या हम कह सकते हैं कि केमिकल डाइजेशन एंड फिजिकल डाइजेशन दोनों के दोनों माउथ से स्टार्ट होते हैं? यस, ये दोनों के दोनों कहां से स्टार्ट होते हैं? माउथ से स्टार्ट होते हैं। बी दैट फिजिकल डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन, दोनों के दोनों डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमारी बगल कैविटी में होती है एक मस्कुलर ऑर्गन, वी कॉल दैट टंग। इस टंग का रोल क्या होता है? नॉट ओनली टू डिटेक्ट द टेस्ट, इतना ही नहीं बल्कि ये टंग मिक्स करती है इस सलाइवा को हमारे फूड के साथ। जो ग़िज़ा हमने ली, जिसे हमने इंजेस्ट किया, जिसे हमने अब डाइजेस्ट किया, उस ग़िज़ा के साथ ये जो टंग है ये इसको मिक्स करती है, सलाइवा को मिक्स करती है इस फूड के साथ और उसको स्लिपरी बनाती है, और ये स्पून की तरह एक्ट करता है, ये ज़बान। सेकंड फंक्शन, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इट हेल्प्स इन फोनेशन, स्पीच, बातचीत करने में मदद करती है। चौथी इसकी फंक्शन है कि ये फूड को पुश करने में मदद करता है। दैट्स टंग। टंग क्या होती है? ये हमारे बकल कैविटी में मौजूद है। ये मस्क्यूलर पार्ट प्रेजेंट इन बकल कैविटी, बकल कैविटी which bears taste buds। वो टेस्ट बड्स काम क्या करते हैं? टू डिटेक्ट द टेस्ट, टू डिटेक्ट द टेस्ट। अगर हम टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो जो ये टंग है, यहां हम साल्ट को डिटेक्ट करते हैं एंटीरियर पोर्शन पे, यहां हम करते हैं स्वीट, साइड्स में कहीं ना कहीं हमें सुअर टेस्ट लगता है, और पीछे बिटर टेस्ट डिटेक्ट करता है। एक और टेस्ट होता है जिसे हम MSG बोलते हैं, और मोर टेस्ट है। साल्ट, स्वीट, सोर, बिटर के बगैर भी एक और टेस्ट होता है जिसे हम MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं इसको। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये कैसा टेस्ट है जो आपको एडिक्ट करता है। जैसे आप मैगी खाते हो, मैगी खाने से आपको जो टेस्ट मिलता है वो कुछ डिफरेंट सा टेस्ट आपको फील होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये हमारी टंग डिटेक्ट करती है, खाली टेस्ट को डिटेक्ट नहीं करती है, बल्कि इट एड्स इन फोनेशन, बात करने में मदद करती है, स्पीक। इट मिक्सेस फूड विद सलाइवा, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है,
ताकि वो फूड क्या बने, स्लिपरी बने और ग़िज़ा को पुश करने में, हेल्प्स इन पुशिंग ऑफ फूड, इसमें भी मदद करती है। उसके साथ साथ ये हमारे दांतों को भी साफ करती है। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ आवर टीथ। टीथ क्लीनिंग में भी मदद करती है। सो ये चीजें पढ़ के हमने बगल कैविटी कंप्लीट की। उसके बाद बगल कैविटी के बाद जब ये ग़िज़ा जो हमने अच्छी तरह से च्यू किया, कहीं ना कहीं फिजिकल डाइजेशन भी हुई एंड केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हुई हमारी बगल कैविटी। अब ये एक बॉल ऑफ फूड बन गया, स्लिपरी, जिसे हम अब निगलते हैं, स्वैलो करते हैं। इस फूड को बोलते हैं बोलस। द फूड जो अब इस हालत में बना सेमी सॉलिड, इसको हम बोलस बोलते हैं। अब इस बोलस, ये बोलस पहुंचता है फेरिंक्स में। सो फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है। किस चीज के लिए? बोथ फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर फूड। फेरिंक्स क्या है? इट्स अ कॉमन पैसेज। फेरिंक्स ये क्या है? ये निकलता कहां से है? एट द बेस ऑफ, अगर हम देखेंगे ना कहां से लेके कहां तक है, अब मानो पीछे से एट द बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल अप टू सिक्स्थ बोन, सर्विकल बोन, वहां से निकलती है। ये कितने सेंटीमीटर की होती है? 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कौन? फेरिंक्स, जो कॉमन पैसेज है, which acts as a common passage, both for oxygen and food। फेरिंक्स अगर देखेंगे हम, ये जो फेरिंक्स है 14 या 12 सेंटीमीटर का, इसके 3 हिस्से होते हैं। I'll try to draw here. I'm not good in drawing. थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने का। यहां से लेके यहां तक का जो फेरिंक्स होता है, इसको हम बोलते हैं नासोफेरिंक्स। नासो मीन्स नोज। इस कैविटी जो यहां से लेके यहां तक, बेस से लेके यहां तक होगी, नासोफेरिंक्स बोलते हैं। दूसरा होता है जो माउथ से, ये वाला पार्ट, माउथ से माउथ तक, यहाँ मानो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 14 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक नासोफेरिंक्स। अब माउथ जो है, माउथ की जो ये कैविटी है, यहाँ से जो वो वाला फेरिंक्स पार्ट होता है फेरिंक्स का, उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। फेरिंक्स। तीसरा होता है जो बिल्कुल नेक साइड, थ्रोट, अप टू बराबर 14 सेंटीमीटर तक, इसको हम बोलते हैं लैरेंजियोफेरिंक्स। लैरेंजियोफेरिंक्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंक्स के। आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इतना याद रखिए, फेरिंक्स जो है दैट एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज बोथ फॉर ऑक्सीजन एंड फूड। दोनों के लिए कॉमन पैसेज होती है। सर फिर कैसे? हम जो सांस लेते हैं वो ट्राकिया में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, और जो हम खाना खाते हैं
वो कैसे फूड पाइप में जाता है, या कोई मैकेनिज्म होगा, कोई चीज तो होगा जो सपोर्ट करता होगा, जो तब बंद करता होगा जब हम कुछ खाते होंगे वो ट्राकिया को बंद। जी हाँ, ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं या जब हम कुछ निगलते हैं, when we swallow the food, जो ग्लॉटिस होता है, that is the opening of larynx यानी कि ट्राकिया। ग्लॉटिस हमारे स्वेलो करने से लैरिंक्स में मूवमेंट्स हो जाती है, जो ग्लॉटिस होता है वो ऊपर आने लगता है। ग्लॉटिस इज सिंपली द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, यानी फूड पाइप, सॉरी यानी ट्राकिया। ये जो ग्लॉटिस है वो ऊपर आने लगता है, और जो जब हम स्वेलो करते हैं एपिग्लॉटिस नीचे आता है। ग्लॉटिस ऊपर आता है, एपिग्लॉटिस नीचे आता है, वो उसको बंद करता है, लाइक ए लिड, ढक्कन की तरह उसको बंद करता है। ग्लॉटिस नीचे से ऊपर आता है, एपिग्लॉटिस ऊपर से नीचे आता है, वो ढक्कन की सूरत में, ढक्कन की तरह इसको बंद करता है। तो ये जो ग्लॉटिस होता है वो बंद होता है, ट्राकिया बंद होता है, और जो फूड होता है उसे पुश मिलता है कहां की ओर? फूड पाइप में। क्या मैंने कहा? जब हम स्वालो करते हैं फूड, ड्यूरिंग स्वालोविंग होता क्या है? जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस, सर एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स अ लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है कहां पे? ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये होता है लैरिंक्स के ऊपर। एपिग्लॉटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम स्वेलो करते हैं तो ये काम क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस नीचे डाउनवर्ड्स हो जाता है, और जो ग्लॉटिस होता है वो ऊपर की तरह आने लगता है। तो ये मिलते हैं, ये इसको ढक्कन की तरह बंद करता है यहाँ पे, और जो ग़िज़ा होता है वो उसे पुश मिलता है कि वो सिर्फ कहाँ जाए? वो फूड पाइप में चला जाए। सो हम कहेंगे कि यहां तक कॉमन पैसेज है फेरेंक्स। फेरेंक्स एक्ट्स एज ए कॉमन पैसेज बोथ फॉर ऑक्सीजन एंड फूड। फिर उसके बाद क्या करता है? एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता है। तो फूड जो है वो इसलिए बंद करता है कि कहीं फूड ट्राकिया में न चला जाए, तो फिर बवाल हो जाता। ऐसा नहीं होने के लिए क्या करता है? एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता है ढक्कन की तरह, और फूड चला जाता है ईसोफेगस में। तो फूड कहां चला जाता है? ईसोफेगस में, यानी फूड पाइप में। तो फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस क्या है? अब इट एक्ट्स एज अ लिड, it closes the glottis. Epiglottis closes the glottis in order not to enter the food into trachea. उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ये एक ट्यूब है, फूड पाइप है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। इसमें ग्लैंड्स नहीं लगे होते हैं, इस नॉन ग्लैंडुलर। जब फूड ईसोफेगस में चला जाता है, इस ईसोफेगस के जो वाल्व्स होते हैं उनमें एक किस्म की मूवमेंट होने लगती है। वो मूवमेंट कैसे होती है? रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसके वाल्व्स में क्या हो जाता है? एक किस्म की मूवमेंट होती है, द रिदमिक expansion and contraction of esophageal valves। इनके वाल्व्स का जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन होता है, रिदमिक एक्सपेंशन होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन होता है, रिदमिक एक्सपेंशन होता है। इस तरह से एक मूवमेंट पैदा होती है। उस मूवमेंट से फूड क्या करता है? फूड को पुश मिलता है कि वो स्टमक के अंदर चला जाए। इट हेल्प्स इन पुशिंग ऑफ फूड इनटू स्टमक। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
ये पेरिस्टॉमस में जब हम निकलते हैं कोई चीज, हमारे एसोफेगल लाइनिंग को क्या होती है, रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, मूवमेंट, ऐसे वेव्स बनने स्टार्ट होते हैं। उन वेव्स की वजह से ये जो फूड है इसको पुश मिलता है ताकि ये कहाँ चला जाए, स्टोमक में चला जाए। नाउ जो स्टोमक है, इसोफेगस से लेके जो स्टोमक में ये फूड चला जाता है, इसे कंट्रोल करता है एक स्फिंक्टर। उसे लोअर गैस्ट्रोस्फिंक्टर भी बोलते हैं। फिर जब ये चला जाता है स्टोमक में, तो स्टोमक कुछ इस शेप का होता है, जे शेप्ड, इस तरह का होता है। ये स्टोमक क्या है, इट्स जे शेप्ड मस्क्यूलर organ which is a bag or muscular sac like organ, इसके पार्ट्स होते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। पाइलोरिक पार्ट होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है, हमें वहां नहीं जाना है। मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन होता है और इसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं, इसके मेम्ब्रेन पे कुछ फोल्ड्स होते हैं जिनको रोगे बोलते हैं। इन्हीं रोगे की वजह से जो फूड बोलस था वो काइम में तब्दील होता है। चाइम बोलो या काइम बोलो, वो एसिडिक फूड होता है। इसके जब यहाँ पे क्या लगते हैं, इसको कंट्रैक्शंस, वेव लाइक कंट्रैक्शंस यहाँ पे भी होते हैं, जिनकी वजह से इन फोल्डिंग्स को रुगे बोलते हैं और वो काइम में तब्दील होता है। खैर, इस स्टोमक में कुछ सिक्रीशंस होती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, यानी कि स्टोमक सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस को। अब वो जूसेस कौन कौन से हैं सर? वो है, उसमें आता है HCl, उसमें आता है पेप्सिनोजन, उसमें आता है प्रोरेनिन, उसमें आता है लाइपेस, और आता है इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर। शॉर्ट में ही हम पढ़ेंगे इनका रोल क्या होता है। स्टोमक ने जब फूड को रिसीव किया, अब वो फूड जो है कहीं ना कहीं उस सल्फरी एमाइलेज की जो एक्टिविटी थी वो कंटिन्यू रहती है अप टू स्टोमक में अब उसकी जो एक्टिविटी है वो बंद होती है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर बैक्टीरिया को मजीद चांस मिला जाने का, तो स्टोमक में जाने के बाद यहाँ का HCl उसको सही से मारता है, यानी कि अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है किसी बैक्टीरिया के लिए कि वो सर्वाइव करे। अब ये HCl, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स ही कहाँ से निकलते हैं? स्टोमक के कुछ सेल्स होते हैं, जैसे पैराइटल सेल्स से निकलता है HCl। इनका दूसरा नाम होता है इन पैराइटल सेल्स का ऑक्जेंटिक सेल्स, को हम दूसरा नाम देते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। यानी कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ये दोनों निकलते हैं पैराइटल सेल्स से। और जो बाकी बचे ये निकलते हैं चीफ सेल्स से। पैराइटल सेल्स स्टोमक के अपर पार्ट और मिडल पार्ट में मौजूद होते हैं, इनके मेम्ब्रेन्स में। वो सेल जो होते हैं उनको पैराइटल सेल्स बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, वहीं से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर्स निकलते हैं। और जो बाकी पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये चीफ सेल्स से निकलते हैं। ये इन चीफ सेल्स का दूसरा नाम होता है जाइमोजेनिक सेल्स। ओके, अब हम बात करते हैं सर इस HCl का रोल क्या है। HCl का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट,
it converts the medium एसिडिक। ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। सर ऐसा क्यों? एसिडिक ही क्यों बनाएगा? क्योंकि HCl अगर इसका हम pH देखेंगे 1.3 से लेके 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये एसिडिक है खुद, तो ये मीडियम भी एसिडिक बनाता है। सर जरूरत क्या थी? एसिडिक मीडियम इसलिए बनाता है क्योंकि जो ये पेप्सिनोजन है ये तब तक काम ही नहीं करेगा। इट्स इन इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये पेप्सिनोजन होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। और जब इसके लिए मीडियम एसिडिक होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, यानी कि पेप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। ये पेप्सिन में चेंज होता है। थर्ड वन जो प्रोरेनिन है, ऐसे तो ये सिर्फ इन्फेंट्स में देखा जाता है, इन्फेंट्स में पाया जाता है, ये भी इनएक्टिव होता है। मीडियम जब एसिडिक होगा तो प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म, इसके एक्टिव फॉर्म में। गैस्ट्रिक लाइपेज भी तभी काम करता है जब मीडियम एक्टिव होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। और इंट्रिंसिक फैक्टर भी तभी काम करता है। सर अब इनके काम क्या है? अगर हम देखेंगे इस पेप्सिन का काम क्या है और इस HCl का, पहले हम देखेंगे HCl के सारे काम। और क्या काम है इसका? इट किल्स द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल करता है, इट किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी किल करता। ठीक है। नाउ ये पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है उनके छोटे छोटे सिंपल वन्स में, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। मीन्स इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सर रेनिन क्या काम करता है? रेनिन एडल्ट्स में नहीं पाया जाता, इन्फेंट्स में पाया जाता है। आपने देखा होगा जब अपनी माँ बच्चे को दूध देती है तो कुछ टाइम के बाद वो वोमिट करता है वापस वो दूध, बट इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, यानी कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है। सो रेनिन क्या काम करता है? इट कर्डल्स द मिल्क, इट कर्डल्स द मिल्क। सर ऐसा क्यों? वो वापस क्यों आता है? क्योंकि मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसको हम केसन बोलते हैं, CAESIN, केसन। और इस रेनिन की वजह से वो केसन तब्दील होता है पैराकेसन में, पैराकेसन में। दैट इज इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल है, ये हल नहीं होता है, ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है बॉडी, तो इसलिए वो वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैराकेसन। तो मीन हम कहेंगे रेनिन हेल्प्स इन कर्डल्स ऑफ मिल्क। अब लास्ट वन दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ये फैट्स को तोड़ता है इनटू किस चीज में? ट्राइग्लिसराइड्स में। बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। अभी तक पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ पेनक्रियाज के कुछ एंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से। तो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत टूटता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। क्योंकि इसे 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे, पहले पार्ट पे तो ये सारा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करूंगा। इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या काम करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर भी स्टोमक ही रिलीज करता है, इसके पैराइटल सेल्स। और ये काम क्या करता है? ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स ना बने सर फिर क्या होगा? फिर एक किस्म की एनीमिया हो जाती है जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। सो ये किसको एब्जॉर्ब करता है? विटामिन B12, कोबालामाइन भी बोलते हैं।
तो अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं बने, it leads to anemia, called that pernicious anemia. So this was all about the today's lecture. Hope कि आप सबको समझ में आ गया. अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो. तो एक जल्दी से हम एक रिवीजन करेंगे. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म खुद फूड प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि बाकी आउटर सोर्स से डिपेंड रखता है. जैसे ऑटोट्रॉफस है उनके पार्ट्स और प्लांट पार्ट्स पे. तो इसलिए हम हेटेरोट्रॉफस को बोलते हैं कंज्यूमर्स. फिर हमने पढ़ाया कि इसके टाइप्स होते हैं. जैसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे पलता है, यानी कि वो उसको सर्टेन एंजाइम्स आउटसाइड डालता है, उसको ब्रेक करता है. फिर उसके बाद थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है. तो मैंने यही बताया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो कि डेट्रिवोरस न्यूट्रिशन से इसको अलहदा करता है. उसके बाद मैंने पढ़ाया पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमने कहा कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक वो ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड फूड डिराइव करता है दूसरे से, जो करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, यानी कि ये बेनिफिटेड होता है, इसको बहुत फायदा मिलता है. और जिस पे करता है उसको होस्ट बोलते हैं, जिसका बड़ा नुकसान होता है. तो उसके बाद मैंने कहा होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पार्टिकल्स को यूटिलाइज करता है. इसमें हम भी आते हैं, इसमें अमूबा भी आता है. और मैंने फिर उसके बाद में पढ़ा कि जो होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होती है. इंजेक्शन, फूड लेना, उसके बाद डाइजेशन, कैसे ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इनटू सिमिलर वंस में. फिर उसके बाद पढ़ा एब्जॉर्प्शन, कैसे ये सॉल्युबल फॉर्म में ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और ब्लड इसको हर सेल तक पहुंचाता है, इसका एब्जॉर्प्शन. उसके बाद एजिमुलेशन, यानी कि एजिमुलेशन में इसी जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड ने हर एक सेल तक पहुंचाए, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, कैसे हमें वो यूजफुल चीजें मिलती है, इससे एनर्जी बाकी सब चीजें, तो इसका एजिमुलेशन कहते हैं. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेबल मैटर रहता है उसको कैसे हमारी बॉडी बाहर करती है, उसको इजेशन बोलते हैं. उसके बाद पढ़ाया मैंने कि कैसे हम देखेंगे होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस में कैसे होती है. इसके लिए एलिमेंट्री कैनल पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल पढ़ा है. एलिमेंट्री कैनल के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे माउथ में बता दिया इज जस्ट लाइक ए ट्रांसवर्स स्लिट सपोर्टेड बाय मूवेबल टू लिप्स. और उसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर दांत होते हैं. दांत के बारे में हमने पढ़ा, जैसे टीथ कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. उसके बाद मैंने कहा कि टीथ के कई किस्म होते हैं, इसलिए हेटेरोडोंट कहते हैं. इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं. और एक और टर्म आती है इनके रिलेटेड, दैट इज डाइफायोडोंट. डाइफायोडोंट होता है कि ह्यूमंस में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. एक होता है डिसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ, जो शेड किए जाते हैं, जो बच्चों में अक्सर निकलते हैं वो टीथ, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं. दूसरा ये होता है दूसरा सेट ऑफ टीथ कहते हैं, उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं, दैट इज 32 इन नंबर. तो फिर उसके बाद मैंने कहा इनके रिलेटेड एक और होते हैं, ये जो टीथ होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स में, जाबोन में, उनको थीकोडोंट बोलते हैं. और ये जो दांत बने होते हैं इनेमल के, ये बने होते हैं डेंटाइन सब्सटेंस के, एवरी लाइक सब्सटेंस होता है वो. और एक्सपोजिट पार्ट ऑफ टीथ जो होता है वो इनेमल का बना होता है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. उसके बाद मैंने कहा कि ये टीथ जो है ये हेल्प करते हैं फिजिकल डाइजेशन में. हाँ, इसके साथ साथ हमारे मुंह में केमिकल डाइजेशन भी होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ सल्वरी एमाइलेज. सल्वरी एमाइलेज को सिक्रेट कौन करता है? सल्वरी ग्लैंड. सल्वरी ग्लैंड 3 किस्म के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी. एक होता है जाबुन के नीचे, दूसरा होता है ईयर के नीचे, तीसरा होता है जुबान के नीचे से. अक्सर हम ज्यादातर जुबान के नीचे वाला फील करते हैं. उसमें होता है सल्वरी एमाइलेज. सल्वरी एमाइलेज क्या काम करता है? वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को वो ब्रेक करता है इनटू माल्टोस शुगर में या आइसोमाल्टोस में. यानी कि केमिकल डाइजेशन भी मुंह में हुई, फिजिकल डाइजेशन भी मुंह से ही स्टार्ट होती है. उसके बाद मैंने पढ़ा मुंह में टंग भी होती है, जो मस्कुलर पार्ट होती है, और जो क्या करता है, जो एक्ट्स एज ए स्पून और मिक्स करता है सलाइवा को हमारे फूड के साथ. उसके बाद फेरेंक्स. फेरेंक्स जो ये सेमी पेस्ट वाला फूड, सॉलिड वाला फूड लेता है, उसको बोलस बोलते हैं. फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज बनती है ऑक्सीजन के लिए और एज वेल एज फूड के लिए. फेरेंक्स जब हम स्वेलो करते हैं तो फूड ट्राके में क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि जो एपिग्लॉटिस होता है वो नीचे आ जाता है इस पुश की वजह से, और जो ग्लॉटिस होता है वो ऊपर की तरह आ जाता है. यानी कि ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस बंद करता है, तो इस तरह से ट्राकिया बंद होता है और फूड डायरेक्टली जाता है हमारे फूड पाइप में. उसके बाद मैंने पढ़ाया कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाती है कहाँ? ये हो जाती है हमारे ईसोफेगस में. ईसोफेगस के वाल जो होते हैं वो वेव लाइक कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस हो जाते हैं. उस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिससे एक फूड को पुश मिलता है वो डाउनवर्ड्स की तरफ चला जाए. फिर स्टमक में
फूड पहुंचता है तो स्टमक इसे रिसीव करता है। स्टमक में मीडियम एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ HCl, और HCl इसी बैक्टीरिया को किल भी करता है। HCl बाकी सारे जो एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में तब्दील करता है। फिर बाकी उनका जो रोल है वो मैंने यहाँ पे कह दिया। आई होप कि ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा। तो बाकी जो इसमें रहा वो हम सुबह के दूसरे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।